साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं स्पेशली फॉर एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। जीके और जीएस देख लेना भाई, इसमें से ही प्रश्न आएगा, ये बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो 25 में से 25 नंबर कैसे लेकर के आना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल पेपर जैसा प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इस बार एसएससी जीडी में माइनस मार्किंग है, तो आपको याद रखना है कि किस तरह से हम प्रश्नों को अटेम्प्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम अटेम्प्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकें। तो इसी स्ट्रेटजी पर आइए काम करते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस सेट लगातार आपके एग्जाम्स तक, जब तक आपका लास्ट वाला जो एग्जाम है, लास्ट शिफ्ट जब है, तब तक आपके लिए हम लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। और ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इनमें से ही प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम आपके स्टैटिक जीके कवर करेंगे। साइंस में आपको पता है फिजिक्स से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एसएससी के द्वारा, तो फिजिक्स के प्रश्नों को क्लियर करेंगे, स्टैटिक जीके करेंगे, साथ ही साथ में इतिहास आपका क्लियर करेंगे, भूगोल करेंगे, ठीक है। पॉलिटी के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें कवर किया। तो एक कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। 25 क्वेश्चन आपके होंगे। लास्ट में कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं, कितनी अच्छी आपकी तैयारी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। हर एक प्रश्न का डिटेल में आपको जानकारी भी दी जाएगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे? बताइए कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें जो है औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना? बताइए, आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है बी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में औद्योगिक क्रांति आई थी। तो आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में, कब से कब तक चली। तो देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र जैसे बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो सर पहली वाली किस पर आधारित थी? तो पहली वाली जो थी वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 थी। तो सर पहले वाले की क्या थी? तो पहली वाली की 1951 से लेकर के 1955 तक, जो है 1956 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर जोर देना था, वहीं पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न पर जोर देना था। तो उम्मीद करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, दोनों योजनाएं आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी। तो याद रखिएगा, औद्योगिक विकास मुख्य रूप से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देखा गया था। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस समय प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ओजोन की कमी का मुख्य कारण क्या है? साइंस से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, आपको पता है। तो बताइए ओजोन की कमी का मुख्य कारण क्या है? क्या वजह है कि ओजोन परत में यहाँ पर कमी आ रही है, ओजोन परत को हानि पहुंच रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन? चलिए आंसर देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सीएफसी भी कहते हैं, याद रखिएगा। सही आंसर है डी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में जो है कमी आ रही है, ओजोन परत जो है पतली हो रही है और उसमें छिद्र हो रहे हैं, ठीक है। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ईंधन होता है, उसके अल्प दहन से, यानी ईंधन को जब आप कम, मतलब पूरा नहीं जलाएंगे, कम दहन करेंगे तो धुआं निकलता है, और जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। CO इसका जो है सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो जब आप ईंधन को संपूर्ण दहन कर देंगे, ईंधन को पूरा जला देंगे, तो वहां से जो धुआं निकलता है या फिर जो आग उत्पन्न होती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बंध का कार्य करते हैं, मतलब कि बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, इसकी वजह से हमारी ओजोन परत को हानि पहुंच रही है। चलिए कुछ जानकारी आपको ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत के क्षय के पीछे मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हेलोन, फ्रियोन जैसी अन्य गैसें भी ओजोन परत को नष्ट करती हैं। ओजोन परत की कमी वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत का पतला होना है। ओजोन परत की, जैसे मान लीजिए ओजोन गैस की अगर कमी हो गई तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो पतली हो जाएगी, उसमें छिद्र बहुत जल्दी हो जाएंगे। और यह हादसा तब होता है जब वातावरण का कार्बन और ब्रोमीन अणु ओजोन के संपर्क में आ जाता है। बाकी ओजोन के 1000 अणुओं को क्लोरीन में एक अणु द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये बाकी की चीजें हैं, हमारे मतलब की सिर्फ यही चीज है कि ओजोन परत में क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत में क्षरण का मुख्य कारण है, ठीक है। चलिए, और ओजोन परत की मोटाई को किसमें नापते हैं? कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो डॉप्सन में जो है ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये सारी जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक जीके का प्रश्न है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है आपका सुंदरवन जो है यहाँ पर स्थित है। सुंदरवन डेल्टा भी आपने सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जो है इसको सूचीबद्ध किया जा चुका है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है और यह एक बड़ा तटीय मैंग्रोव वन है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये आपको याद रखना है। सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है, जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप स्थित है, जो दुनिया का सबसे जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा है आपका, ये आपका माजुली है। और सबसे बड़ा द्वीप की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। दोनों में अंतर याद रखिएगा। एक ही प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। देखने में ये प्रश्न आपको 25 लगेंगे, लेकिन कम से कम आपके 100 प्रश्न यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यह प्रश्न भी एसएससी द्वारा लगातार पूछा जाता रहता है। देवपाल प्रथम, धर्मपाल, गोपाल या फिर महिपाल। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि धर्मपाल जो है वो उन्होंने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। पाल साम्राज्य के दौरान भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो है शिक्षण केंद्र कौन हुआ करता था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। 1193 में विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया? तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ में एक जानकारी हम आपको दे दें कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। सर किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या कर सकते हैं? लोगों की कमजोरी बन गया है नॉर्मलाइजेशन, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़ायदा उठाना है। किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का, उसके ऊपर एक वीडियो हम बहुत जल्दी 5 मिनट की वीडियो लेकर के आएंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से लोग नॉर्मलाइजेशन से डर रहे हैं और आप नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उठा करके अपने अधिक से अधिक प्रश्नों को गेन कर सकते हैं। उस नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस तरह से उठाएं, वो अगली वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा लाइक होंगी उतनी जल्दी हम आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का वीडियो लेकर के आएंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के परेशान नहीं होना है, ठीक है, उसका फ़ायदा उठाना है। तो वो फ़ायदा उठाने की ट्रिक क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलेना किस धातु का अयस्क है? धातुओं के अयस्क भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सीसा का है, पारा या फिर टीन या फिर जस्ता। तो किसका अयस्क है गैलेना? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सीसा का अयस्क है जो गैलेना धातु होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैलेना सीसा का अयस्क है। गैलेना को सीसा प्रभा भी कहा जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि गैलेना को क्या कहा जाता है? तो सीसा प्रभा जो है वो गैलेना को कहा जाता है। यह सल्फाइड के रूप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 25 प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और ये 25 प्रश्न ही जो है आपके एग्जाम्स में 25 प्रश्न ही जी के जीएस से पूछे जाते हैं। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, कुल आंतरिक अवशोषण, कुल आंतरिक परावर्तन या फिर ध्रुवण। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर सी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसे कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। कभी कभी आपसे मृग मरीचिका भी पूछ लिया जाता है, तो मृग मरीचिका जो होता है वो भी आपका टोटल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करता है। रेगिस्तान में दिखने वाली मृग मरीचिका। ठीक है, देखिए, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर है। यह ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक से बना होता है। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। मृग मरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही कार्य करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। देखिए, डायनमो एक उपकरण है जिसका उपयोग किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो डायनमो का उपयोग क्यों किया जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। फिजिक्स का यह प्रश्न है और एसएससी ज्यादातर विज्ञान में फिजिक्स के प्रश्नों को ही कवर करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम है आपके डायनामो का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, डायनामो उपकरण का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है और ये डायनामो जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि डायनामो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर भी ये कार्य करता है। और डायनामो उपकरण की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने डायनामो उपकरण की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कारों के हेडलैम्प में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बताइए कारों के हेडलैम्प होते हैं उनमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावलयिक दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या फिर एक और दो दोनों। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि परावलयिक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कारों की हेडलाइट में। ठीक है, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि कारों के हेडलाइट में किसका यूज किया जाता है, तो परावलयिक दर्पण का यूज किया जाता है कारों की हेडलाइट में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो कारों के हेडलैम्प में परावैलिक दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाकी ये पूरी जानकारी आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिसंबर 2020 करंट का यह प्रश्न है, दिसंबर 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। स्पेशली दिया गया है कि दिसंबर 2020 तक। ठीक है, दिसंबर 2020 की यहाँ पर बात की जा रही है। बताइए कौन सी भाषा 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, डोगरी, भोजपुरी, संथाली, बोडो। तो सही आंसर इसका क्या होता है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि भोजपुरी जो है वो आपकी यहाँ पर 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। जल्द ही इस भोजपुरी भाषा को 22 भाषाओं में जो है, मतलब भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो भाषाएं हैं, भारत की भारतीय सूची की 8वीं सूची में जो भाषाएं हैं उनमें शामिल किया जा सकता है भोजपुरी को। ठीक है, फिलहाल नहीं है। ठीक है, देखिए, तो दिसंबर 2020 तक भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। 22 भाषाएं जो है वो 8वीं सूची के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं इनको आपको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनता ही बनता है, एक प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। तो देखिए, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी और संस्कृत भी है, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली और जो है संथाली। ये आपकी 14 मतलब कि 22 भाषाएं जो हैं वो आपकी 8वीं अनुसूची में हैं। और शुरुआत में कितनी भाषाएं थी, ये प्रश्न भी बनता है कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं शुरू में लागू की गई थी 8वीं अनुसूची में। वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था, देखिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता, समाजवादी स्वतंत्रता और अखंडता या फिर स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। बताइए कौन सा शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, 2-3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था, तो माननीय प्रधानमंत्री जो आपकी इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया था। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। सर 76 को कैसे याद रखेंगे, तो देखिए 42 से लिखा हुआ है, 42 में प्लस का चिन्ह लगाइए, 4 + 2 कितना हुआ, 6 हो गया, और 1976 का जो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट अंक है वो भी आपका 6 है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। सर कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, तो कन्फ्यूज आप होते हैं 44वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन में कि कब हुआ था। तो 44वें संविधान संशोधन के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 44 लिखा मिलेगा, और 4 + 4 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। तो 1978 में जो है आपका 44वां संविधान संशोधन किया गया था। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा संविधान मतलब की प्रस्तावना को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान पूरी तरह से भारत में लागू हो गया था। ठीक है, बाकी ये पूरी 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूरी जानकारी है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे, ये आपको याद रखने हैं। लघु संविधान भी कहते हैं। और हमारी प्रस्तावना में एक बार केवल संशोधन हुआ, कब, 1976 में। ये सारे मेन पॉइंट जो हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हम किस तरह से निष्कासित कर सकते हैं। देखिए, निर्णय हेतु कई लंबित मामलों को धारित रखने पर, बहुत कम उपस्थिति पर, गलत निर्णय देने पर, या फिर दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर। बताइए किस आधार पर हम जो है न्यायाधीश को यहाँ पर हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 4, यानी कि हम न्यायाधीशों को कदाचार, दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। इसी आधार
आधार पर जो है राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। बाकी निर्णय में कई लंबित मामले, तो देखिए बहुत मामले जो है कई टाइम से पड़े रहते हैं, तो उस पर थोड़ी हटा सकते हैं। अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसके आधार पर थोड़ी हटा सकते हैं। बाकी निर्णय गलत देने पर थोड़ी हटा सकते हैं, गलती तो हर किसी से हो जाती है, इस आधार पर नहीं हटा सकते हैं। सिर्फ दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर हम जो है हटा सकते हैं न्यायाधीशों को, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान के बारे में बताया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कहाँ पर बताया? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 126 में बताया गया कि किस तरह से हम हटा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, और 218 में बताया गया किस तरह से हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो याद रखिएगा, साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर जो है हम यहाँ पर हटा सकते हैं मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? डेक्कन ट्रैप, बैरन द्वीप, बारातांग या फिर नारकोंडम। याद रखिएगा, सक्रिय शब्द पूछा जा रहा है। भारत में दो ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से? एक तो सुप्त ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे कौन सा पूछा जा रहा है? आपसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जा रहा है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और बाकी आपका जो नारकोंडम ज्वालामुखी है ये आपका सुप्त ज्वालामुखी है। याद रखिएगा, सुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम है, और जो जागृत ज्वालामुखी है वो आपका बैरन ज्वालामुखी है। कहाँ पर ये दोनों ज्वालामुखी हैं, आइए देख लेते हैं। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है बैरन द्वीप? तो बैरन द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में है। वहीं बैरन द्वीप अंडमान द्वीप का एक समूह है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो आपका बैरन द्वीप है। ठीक है, और जो नारकोंडम है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। भारत में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बैरन और नारकोंडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? ठीक है, बायोलॉजी का प्रश्न है। देखते हैं कौन सा ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ऑक्सीन, एथिलीन, जिब्रेलिन या फिर साइटोकिनिन। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। तो एथिलीन वो गैस नहीं होती, वो एक हार्मोन होता है। वही हार्मोन जब पौधों में आ जाता है तो फल पक जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फलों को पहले से तोड़ लेते हैं, और वो हार्मोन जो होता है वो हम अपनी तरफ से उन फलों को दे देते हैं। तो वो हार्मोन है आपका एथिलीन हार्मोन। उसको गैसीय अवस्था में हम फलों को दे देते हैं, और फल क्या होते हैं, पक जाते हैं समय से पहले या फिर जल्दी पक जाते हैं एथिलीन गैस की मदद से। और वो एथिलीन एक तरह का पादप हार्मोन होता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एथिलीन पादप हार्मोन, जिसकी वजह से जो है फलों को पकाया जाता है, या फिर फल जो है अपने आप भी एथिलीन हार्मोन की वजह से पकते हैं। देखिए कुछ जानकारी। तो एथिलीन एक पादप हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। बाकी ये पूरी जानकारी आपको दी है। फलों के पकाने में मदद करता है एथिलीन हार्मोन, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए, समय आपके पास में बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो को खत्म करेंगे, और लगातार वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आएंगे। दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। जीके जीएस तो फिक्स है 25 क्वेश्चन। इसके अलावा हम एक प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी का लेकर के आ सकते हैं, या फिर रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए शाम को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपके अनुसार। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उस आधार पर हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। देखिए, 2 प्रकार की श्वेत ग्रंथियां मानव में पाई जाती हैं। एक होती है एक्राइन, और दूसरी कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। श्वेत ग्रंथि का मतलब समझ रहे हैं, पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, 2 ग्रंथियां होती हैं। एक एक्राइन होती है, दूसरी कौन सी है? तो इकोक्राइन है, एपोक्राइन है, हाइड्रोक्राइन है, फिर बाइक्राइन है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि एपोक्राइन जो ग्रंथि है वो आपकी श्वेत ग्रंथि होती है। तो 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक तो एक्राइन और एक एपोक्राइन। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो श्वेत ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, जिसे हम एक्कोग्राइन ग्रंथि जो है कहते हैं। 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, हमने आपको बता दिया है। और इसका प्रयोग जो है वो मुख्यतः हमारे शरीर को ठंडक देने के लिए यूज की जाती हैं। यह प्रश्न बना हुआ है, व्यापम के द्वारा पूछा गया है कि शरीर को ठंडक किन ग्रंथियों की मदद से मिलती है? तो याद रखिएगा, श्वेत ग्रंथियों की मदद से शरीर को ठंडक मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो जल होता है हमारे अंदर का, उस जल को जो है बाहर निकालती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमें अंदर की गर्मी भी हमारी बाहर निकलती है, और हमें ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? पॉलिटी का यह प्रश्न है, और पॉलिटी के जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% का मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना, देखिए, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है? अनुच्छेद 21, 21A, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 22। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 21A जो है वो हमको यहाँ पर शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अन्य अनुच्छेदों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए,
तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई ने 2009 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की और अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान में जोड़ दिया। ठीक है, अनुच्छेद 21A जो है वो हमारे शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ये राज्य सरकार का कर्तव्य है, ये उनका नीति निर्देशक तत्व है कि आपको जो है बच्चों को शिक्षा देना ही देना है। ठीक है, और ये 45 आर्टिकल में बताया गया है। लेकिन जो शिक्षा दी जाती है वो हमारे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार 21A में बताया है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो 45 में बताया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, 2002 के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया हमारे मौलिक अधिकार में, आर्टिकल 21A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? 1 से 2 प्रश्न आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी है बताइए? प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी है? तो चलिए आंसर देते हैं और आपको समझा देंगे तो चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। तो सही आंसर है डी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। सर हम कैसे पता करेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर? तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ों को रखते हैं, कम समय के लिए हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो आप रैम में रख सकते हैं, रोम में रख सकते हैं। वहीं जो द्वितीयक मेमोरी होती है, तो द्वितीयक मेमोरी में हम अधिक समय के लिए चीज़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, डीवीडी डिस्क हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया। ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाती हैं, क्योंकि इनमें हम चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक रखना चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी है और लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन सी है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी शॉर्ट टर्म है, और जो आपकी सेकेंडरी है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, यही इसमें बताया गया है। तो रैम और रोम जो होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, बाकी की जो भी मेमोरी आपकी होती है, जैसे कि आपका चिप हो गई और फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? बहिर्मंडल में, थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, या फिर मीसोस्फीयर में? बताइए कहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत? अब देखिए, अगर हिंदी में नाम लिखा होता तो आपको पता चल जाता है कि समताप मंडल में जो है आपकी ओजोन परत पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हिंदी में दिया, लेकिन बाकी के तीनों चेंज कर दिए और इंग्लिश में कर दिए। अब बताइए कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखिएगा, समताप मंडल यानी कि सा से समताप मंडल और सा से ही स्ट्रेटोस्फीयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है आपकी ओजोन परत होती है ये पाई जाती है। बाकी ओजोन परत के बारे में सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। पराबैंगनी किरणों को हमारे पृथ्वी तक आने से रोकती है, पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं, हमारी त्वचा को हानि पहुंचाती हैं। जो त्वचा का कैंसर होता है वो यूवी किरणों या फिर अल्ट्रावायलेट, जिन्हें पराबैंगनी किरणों कहते हैं, इन्हीं की मदद से जो है होता है। ठीक है, बाकी ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र O3 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा गार्ड भी कहते हैं ओजोन परत को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डॉप्सन में इसकी जो है मोटाई मापी जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डॉप्सन में सुरक्षा गार्ड है, डॉप्सन में मोटाई मापी जाती है, यूवी किरणों से बचाती है। 16 सितंबर ओजोन दिवस। कितने सारे प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर ये सबसे ज़्यादा पतली होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। CFC गैस इसकी मुख्य वजह है, जिसकी वजह से इसमें छेद हो रहा है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में जो है देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है? अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं तो आपने देखा होगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखिए, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रीडर अंडर सीज, वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, या फिर वेरियस इंफॉर्मेशन रीडर अंडर सीज? बताइए क्या सही आंसर होगा वायरस का फुल फॉर्म? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है वायरस का। देखिए, तो कंप्यूटर वायरस एक पूर्ण वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। अब वायरस के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। कंप्यूटर अगर आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो फैल जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है? आपकी फाइल को करप्ट कर देता है। तो मुख्यतः आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वायरस का ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का वायरस होता है। बहुत सारे यहाँ पर वायरस होते हैं। ठीक है, और इनको हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। ऑलरेडी फायरवॉल जो है उसका उपयोग भी एंटीवायरस से हमारी वायरस से हमारी रक्षा करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन 23वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक था? अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको जैन तीर्थंकर पता होने चाहिए कि 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे। तो इतना डीपली प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए, बैल, हाथी, सर्प या फिर सिंह? तो चलिए पहले ये बता देते हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे, पहले ऋषभदेव थे। अब आपसे क्या पूछा है? 23वें के बारे में पूछा है। तो 23वें का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प। तो आप कैसे याद रखेंगे? पार्श्व, आप जानते हैं ना, पार्श्व में कुछ ऐसा, पार्श्व ऐसे आपको दिमाग में आ रहा है। पार्श्व, पार्श्व से क्या दिख रहा है? पार्श्व से सर्प दिख रहा है। सर्प, सर्प का फन दिख रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, जो सर्प फन था वो 23वें जैन तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ का जो है
प्रतीक चिन्ह था। देख लीजिए, तो बैल किसका था? तो ऋषभ देव का था, ये पहले तीर्थंकर थे। हाथी किसका? तो अजीत नाथ का, ये दूसरे तीर्थंकर थे। सर्प किसका? पार्श्वनाथ का, ये 23वें थे। और सिंह किसका? महावीर स्वामी का, ये 24वें तीर्थंकर थे। और ये चारों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ना एक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है मेरे भाई? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे मेरे भाई? वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जिससे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आने वाली है कि नॉर्मलाइजेशन से हम, प्रश्नों से हम, मतलब नॉर्मलाइजेशन से अपने अंकों को किस तरह से बढ़ाएं, जिससे लोग डर रहे हैं, जिससे लोग पीछे हट रहे हैं, उसी अस्त्र का आप उपयोग करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये ट्रिक बताने वाले हम अगले वीडियो में। देखिए, कंप्यूटर द्वारा डेटा को संसाधित करने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? यानी आपसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है, घुमाया है बस, कि कंप्यूटर किस भाषा को जानता है, किस भाषा का यूज कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है? बाइनरी, हेक्सनरी, ऑक्टेनरी या फिर टर्सिनरी? आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि आपको पता है 010101, ये बाइनरी कोड लैंग्वेज होती है और इसी का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बाकी पूरी बाइनरी भाषा के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। 0101 जहाँ पर दिया रहता है वो आपकी जो है प्रणाली होती है, बाइनरी प्रणाली होती है। भारत की पहली मेट्रो रेल कब शुरू की गई थी? स्टैटिक जी का प्रश्न है। 1985, 1984, सन 2000 या फिर 2002? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि 1984 में भारत की पहली मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर की गई थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी? आइए पूरी जानकारी देते हैं। और देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको करके आना है और सही करके आना है। क्यों सही करके आना है, इसका नॉर्मलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो वीडियो बहुत जल्द आने वाली, उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे जो सरल वाले प्रश्न हैं इनको जरूर अटेम्प्ट करके आइए, और अटेम्प्ट करने के साथ साथ इसको 101% सही करना है। उसका फायदा हमें क्या मिलेगा वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। भारत की पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी। कोलकाता में शुरू की गई थी, भवानीपुर के बीच में, यानी एस्प्लेनेड से भवानीपुर के बीच में ये शुरू की गई थी। ठीक है, 3.4 किलोमीटर ये चली थी। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी है। कोलकाता मेट्रो जो है भारतीय रेलवे का नवीनतम जोन है, 17वां जोन कोलकाता मेट्रो है। ये जरूर अपने दिमाग में रख लीजिए, यह प्रश्न बन सकता है कि 17वां मेट्रो रेल कौन सा है, मेट्रो जोन कौन सा है। तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे का 17वां जोन जो है वो कोलकाता मेट्रो है। चलिए, तो कोलकाता मेट्रो एकमात्र ऐसी मेट्रो है जिसको भारत का रेलवे जोन बनाया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम रेंज, कैलाश पर्वत श्रृंखला या फिर हिंदू कुश रेंज? आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि कैलाश पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? कैलाश पर्वत श्रृंखला में आती है। मानसरोवर झील से ही आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है, इसलिए ये जो है कैलाश पर्वतमाला के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए, तो सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है। सिंधु नदी कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। उसके बाद माउंट कैलाश पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो पंजाब से होकर के निकलती हैं। ठीक है, बाकी ये सब नदियां जाकर के पाकिस्तान में मीठानकोट नामक एक स्थान है, वहां पर जाकर के मिल जाती हैं। ये प्रश्न पूछा गया कि पांचों नदियां सिंधु में कहाँ जाकर के मिलती हैं? तो याद रखिए, मीठानकोट में जाकर के मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? ये कुछ ऐसे सरल प्रश्न हैं जिनको आपको जरूर अटेम्प्ट करना है और 101% सही अटेम्प्ट करना है। फायदा क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में इन प्रश्नों को सही करने का, वो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। देखिए, तो कहाँ पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? कोलकाता 1896, मुंबई 1889, लाहौर 1909, वाराणसी 1905? सही आंसर है ए, यानी कि कोलकाता में 1896 में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। देखिए, तो वंदे मातरम प्रथम बार 1896 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह एम शायरी जो है वो कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वंदे मातरम गीत की बात करें तो इस गाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में इसको लिखा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। ठीक है, अंतर याद रखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। ठीक है, 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से उपन्यास में? तो आनंद मठ में। किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा? 1874 में। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ? 1882 में बंगाली उपन्यास में। ये सारे प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? काकोरी षड्यंत्र से एक प्रश्न आपको करंट अफेयर के बारे में जरूर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल दिया है, काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट कर दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, सचिंद्र बख्शी, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां या फिर राजेंद्र लाहिड़ी? बताइए कौन सम्मिलित नहीं था काकोरी कांड में?
सही आंसर है बी, यानी कि खुदीराम बोस जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ठीक है ना? तो खुदीराम बोस आपको पता है, इन्होंने जो है एक मतलब न्यायाधीश थे, उनको किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी, उससे संबंधित खुदीराम बोस। और भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी हैं जिन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था 18 वर्ष की उम्र में। बाकी के तीनों लोग जो हैं वो काकोरी षड्यंत्र से संबंधित हैं। सचिन बख्शी, अशफाक उल्ला खां, राजन लाहिड़ी, ये सभी काकोरी कांड से संबंधित हैं। ठीक है? 25 अगस्त 1925 को जो है यहाँ पर काकोरी घटना जो है घटित हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? बाकी इन सबको फांसी दे दी गई थी, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो ने किसके दरबार का दौरा किया था, यानी किसके टाइम पर कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो भारत आए थे? ये अंग्रेज गवर्नर थे। औरंगजेब के काल में, शाहजहां काल में, हुमायूं में, या फिर जहांगीर में? सही आंसर है डी, यानी कि जहांगीर के काल में जो है ये सब भारत में आए थे, भारत का इन्होंने भ्रमण किया था। ठीक है? चलिए कुछ जानकारी आपको दें। तो देखिए, जहांगीर की बात करते हैं, इनका वास्तविक नाम सलीम था। 1611 में शेर अफ़गानी की विधवा मेहरुन्निसा से इन्होंने शादी की थी। पूरी जानकारी यहाँ पर दी है, बस आपको ये याद रखना है कि इनका नाम पूछा जाता है। और चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गई थी। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। इन्होंने जो है अपने एक अन्ना सिक्का पेश किया था, साथ ही साथ में अपने न्याय की जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अपने मतलब महल से गंगा के किनारे तक, यमुना के किनारे तक इन्होंने जो है एक सोने की जंजीर टांगी थी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है। ठीक है? उस्ताद मंसूर पूछा जाता है, तो एक महान चित्रकार थे जो जहांगीर के दरबारखाने में रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्पकला के लिए शाहजहां प्रसिद्ध है और चित्रकारी के लिए आपके जहांगीर प्रसिद्ध हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 25 प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपके सही निकले, ये जानकारियां आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आज का प्रश्न जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल वाली वीडियो में आपका नाम आ सके, तो किस महापुरुष को बापू के उपनाम से जाना जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन देखते हैं कितने लोगों को पता है ना? तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। तो किस महापुरुष को बापू के उपनाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। लगातार हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे, और इस प्रैक्टिस सीरीज में से ही आपके सारे के सारे प्रश्न जीके जीएस के आने वाले हैं। याद रखिएगा, इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। इसी प्रैक्टिस सीरीज में से आपके सारे के सारे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है? तो जल्दी मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन वाली वीडियो में, कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किस तरह से उठाना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।